गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा 7th लेक्चर है और इस क्रम में अब तक जो हमने पढ़ा है उसके आगे स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, चलिए। आज जो एक टॉपिक हम लोगों ने लास्ट टाइम में छूट दिया था पीपीटी में, वो टॉपिक एक्यूरेसी है, प्रिसीजन। ठीक है, एक चीज सब लोग ध्यान रखेंगे कि अपनी एक नोटबुक, अपनी कॉपी आप बनाओगे प्रॉपर, जिस तरह क्लासेस चल रही है उस तरह से आपको लिखना है, ठीक है, टू द पॉइंट लिखना है। नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बट लिखने से क्या होगा कि आपका पहली बात तो आपका सेल्फ मेड नोट्स होगा, और दूसरी चीज ये है कि आपको रिवीजन एग्जाम के टाइम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, एक चीज और भी, आप इलेक्ट्रिकल की चूंकि कोर्स स्टूडेंट हो तो ये चीजें आपके लिए यूजफुल है। मतलब फ्यूचर में जब भी आप कॉम्पिटिशन दोगे या कहीं भी इंटरव्यूज दोगे ना, तो ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो आप इसको एज अ कोर सब्जेक्ट की तरह पढ़ाई करना है। ठीक है, तो कल मैंने जो बताया था ना वो ये था कि हमारे पास एरर्स के मैंने टाइप बताए थे कि हमारे पास एरर है। ठीक है, एरर मैंने क्या बताया था, थोड़ा सा मैं इससे पहले यहाँ पे बताता हूँ आपको एरर के बारे में। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रुटि। ठीक है, सबको पता है कि एरर नॉर्मली हमारे डेली लाइफ में क्या होता है, बट यहाँ जो हम बात करेंगे वो एज ए इंस्ट्रूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि एरर हमारा क्या होता है। ठीक है, एरर मींस कि जब भी हमें कोई मेजरमेंट करते हैं, जब भी कोई हम मापन करते हैं, मापन मतलब कि वो करंट का हो सकता है, वो वोल्टेज का हो सकता है, पावर का हो सकता है, पावर फैक्टर का हो सकता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का, किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करने के लिए हमको एक यंत्र चाहिए होता है, एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, वो होता है हमारा इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जब हम मापन करते हैं, जो हमें माप मिलना चाहिए उसमें और जो हमको मिल रहा है, जो मान हमको प्राप्त हो रहा है उसमें जो अंतर होता है उसे हम बोलते हैं एरर, यानी त्रुटियां। मैंने बताया था कि अगर हमें करंट का मान माप कर रहे हैं और हमको 5 एम्पीयर करंट मिलनी चाहिए, ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, मतलब हमको इतना मान मिलना चाहिए था, बट हमको मिल रहा है 4.9 एम्पीयर। ठीक है, 4.8 एम्पीयर। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, जब मान हमको 4.9 एम्पीयर मिला तो त्रुटि कितने की हुई, 0.1 की, इसका अंतर 0.1, और जब 4.8 मिला त्रुटि कितने की हुई, 0.2 की। इसका मतलब जब भी हमें त्रुटि निकालना होता है, हमको एरर फाइंड करना होता है, तो हम क्या करते हैं, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मींस कि वो वैल्यू जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू जो हमको मिलनी चाहिए उस वैल्यू में और जो मान हमको प्राप्त हो रहा है उसमें का जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारा एरर। मतलब 5 एम्पीयर माइनस 4.9 एम्पीयर, इसी का जो डिफरेंस होगा 0.1 एम्पीयर, ये हमारा आएगा एरर। ये होता है एरर। ठीक है, इसको बेटा बोलते हैं हम ट्रू वैल्यू। ट्रू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमको मिलना चाहिए था, ये सत्य है, और मिल क्या रहा है माप के दौरान 4.9, ये हुआ मेजर्ड वैल्यू, जिसको हमने मेजर किया, मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, और इसका जो डिफरेंस हुआ वो हमारा एरर है, दैट इज त्रुटि। तो हम यह कह सकते हैं कि हमारा जो एरर है वो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू है, दैट इज डिफरेंस ऑफ द क्वांटिटी वी नो एज अ ट्रू क्वांटिटी, ट्रू वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू, एंड जो हमें मिला दैट इज हमें मेजरमेंट किया मेजर्ड वैल्यू, इसका डिफरेंस होगा हमारा एरर। पहली चीज याद रखना कि एरर हमेशा ऐसे निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, देखो मैंने बताया था कल कि एरर हमारे लिए हमेशा जो है खराब नहीं होता है, बस बशर्ते हमको पता होना चाहिए कि एरर जो है हमको पता है।
कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में, हमारे मेजरमेंट में एरर हो रहा है तो कितने का हो रहा है। ठीक है, एरर हमेशा खराब नहीं होता है, एरर होना। तो ये आपको बताना, ठीक है, कि एरर के बारे में। फिर मैंने बताया था कई टाइप्स ऑफ एरर के बारे में कि हमारे पास टाइप्स होते हैं एरर के। ठीक है, हमने देखा था कि हमारे पास ग्रॉस एरर होता है। एरर हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। ग्रॉस एरर, ठीक है। सेकंड क्या बताया था, सिस्टमैटिक एरर, एंड थर्ड बताया था रैंडम एरर। ठीक है, तो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास 3 तरह के ये एरर होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ ग्रॉस एरर क्या होता है। ग्रॉस एरर जो बिकॉज ऑफ ह्यूमन मिस्टेक, ठीक है, मतलब कि जो हम और आप जो इंसान है, हम जब कोई मापन करते हैं, ठीक है, आप एज इंजीनियर हो या एज आप लेबोरेटरी में काम करते हो, आपने मेजरमेंट किया और आपने मेजरमेंट के दौरान आपसे कोई त्रुटि होती है, ठीक है, चाहे वो रीडिंग को पढ़ने के दौरान, रीडिंग को कैलकुलेट करने के दौरान, या रीडिंग को लिखने के दौरान, या मापन के दौरान, किसी भी प्रकार का अगर आपसे एरर होता है वो आ जाएगा ग्रॉस एरर में। ठीक है, और एग्जांपल तो बताया था जैसे कि हमने 31.6 डिग्री सेल्सियस पढ़ लिया 21.6 डिग्री सेल्सियस को। ठीक है, हमने पढ़ना था 21.6 डिग्री सेल्सियस, बट हमने क्या किया, जल्दबाजी में एज अ ह्यूमन मिस्टेक होता है 31.6 डिग्री सेल्सियस पढ़ लिया, तो क्या हो जाएगा, ये एक तरह का ह्यूमन एरर है। ठीक है, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम 60 सपोज इतने वोल्ट है, हमने जल्दी में ये पढ़ लिया और इस पे हमने रीडिंग के बाद कैलकुलेशन कर लिया, तो क्या हो गया 669, जब हमने 6 को 9 पढ़ लिया तो यहाँ पे एरर हो जाता है। तो इस प्रकार के एरर जो ह्यूमन द्वारा इंट्रोड्यूस होते हैं, जो ह्यूमन मिस्टेक से होते हैं, वो होता है हमारा ग्रॉस एरर। डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी, समझने की बात यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, चलो सेकंड होता है सिस्टमैटिक एरर। जैसे हमारे कुछ एरर्स होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट के एरर होते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट किस क्वालिटी का बना है, किस कंपनी का बना है, क्या उसमें एलिमेंट्स यूज हुए हैं, किस स्प्रिंग की किस क्या क्वालिटी है, एलॉय की क्या क्वालिटी, हमें नहीं पता। तो अगर क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं सही है या हमने ऑब्जर्वेशन सही तरीके से नहीं किया, ठीक है, जैसे मैंने बताया था एक कर्व था पैरेलैक्स, इसमें मैंने बताया था जैसे कि हमारे पास कोई स्केल है, ठीक है, ओके, ये हमारा पॉइंटर है, ठीक है, सपोज ये कोई एमीटर है जो 0 से लेकर के 40 एम्पीयर की इसकी स्केल है, ठीक है, ये इसकी स्केल है, ठीक है, स्केल 0 एम्पीयर से 20 एम्पीयर 40 एम्पीयर। तो पैरेलैक्स में क्या होता है, जब आप ऑब्जर्वेशन करते हो, जब आप देखते हो, आप किस साइड से देख रहे हो, उसके देखने के दौरान, लाइन ऑफ विजन के दौरान, लाइन ऑफ विजन की वजह से जो एरर आता है वो होता है ऑब्जर्वेशनल एरर। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मतलब कि ऑब्जर्व करना, उसको देखना, ऑब्जर्व करना। तो ऑब्जर्वेशन जो होता है बेसिकली जो एरर होता है वो पैरेलैक्स की वजह से होता है। ठीक है, जैसे आप अगर स्ट्रेट से देख रहे हो, सामने से देखोगे तो आपको ये लगभग 20 दिखाई देगा, ठीक है, बट आप इधर से देखोगे, अगर आपकी आंखें इधर है, आपकी आंखें इधर है, आपको ये कुछ 20 से ज्यादा दिखाई देगा, सपोज 21.2 दिखाई देगा।
ठीक है। और अगर आप यहाँ से देखते हो, ठीक है, राइट साइड से, तो आपको ये चीज कम दिखाई देगा, शायद 19.8 दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन की वजह से एरर होता है, ये हमारा ऑब्जर्वेशनल एरर होता है। ये तीन टाइप मैंने जो बताया ये सिस्टमेटिक के अंतर्गत आते हैं, ऑब्जर्वेशनल एरर, इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर, एंड एक और होता है इन्वायरमेंटल एरर, ठीक है। इसके अंतर्गत तीन प्रकार के एरर होते हैं, मैं इसको देख लेता हूं। एक होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। दूसरा होता है इन्वायरमेंटल एरर, एंड तीसरा होता है ऑब्जर्वेशनल एरर, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर के ये तीन पार्ट होते हैं, और इंस्ट्रूमेंटल, इन्वायरमेंटल और भी टाइप के होते हैं, बट बेसिकली हमारे पास तीन तरह की चीजों को हम करेंगे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर वह एरर होता है जो इंस्ट्रूमेंट की बनावट के कारण होता है। जैसे इंस्ट्रूमेंट की बनावट ऐसी है कि उसको हम लगातार इस्तेमाल करते गए उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, और वो अपनी रीडिंग सही तरीके से नहीं दे रहा है, या उसकी स्प्रिंग जो है, जो बार बार स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग कंट्रोल करने के लिए, वो स्प्रिंग बार बार यूज होते होते स्प्रिंग ढीली पड़ गई, तो उससे क्या होगा, फिर वो सही तरीके से मेजरमेंट नहीं देगा। तो अगर इंस्ट्रूमेंट की बनावट की वजह से कोई एरर होता है, तो वो हमारा हो जाएगा इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकेंडरी होता है एनवायरमेंटल एरर। एनवायरमेंटल एरर मैंने बताया था कि जब भी एनवायरमेंट या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से कोई चेंज होता है, रीडिंग पे कोई इफेक्ट पड़ता है, मेजरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, वो होता है हमारा एनवायरमेंटल एरर। जैसे हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हम जहाँ कर रहे हैं मेरा प्लेस क्या है, क्या हम बहुत कोल्ड जगह पे कर रहे हैं जहाँ बहुत ज्यादा बर्फबारी है, या ऐसी जगह कर रहे हैं जहाँ बहुत गर्मी है, ठीक है, या ऐसी जगह कर रहे हैं जहाँ बहुत ह्यूमिडिटी है, बहुत आर्द्रता है, ठीक है। टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, उनकी वजह से अगर कोई एरर प्रोड्यूस होता है, तो उसे बोलेंगे इन्वायरमेंटल एरर। ऐसा क्यों होता है? देखो होता क्या है कि जो भी हमारा मशीन है या जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मेटल, एलॉय या किसी मटेरियल से बना हुआ है, ठीक। और मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी मटेरियल अपने इन्वायरमेंट में जो भी हमारे फिजिकल क्वांटिटीज है, चाहे वो करंट है, चाहे वो प्रेशर है, ठीक है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, इससे इफेक्ट होता है, इससे प्रभावित होता है, ठीक है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। भाई किसी भी चीज को आप धूप में रख दो बहुत लंबे समय तक तो डिग्रेड हो जाएगा, बारिश में रख दो तो भी खराब हो सकता है। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई भी मटेरियल होता है जो इन्वायरमेंट पे या जो हमारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा वगैरह पे डिपेंड करता है। और साथ ही साथ जो हमारे और भी चीजें हैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, भाई अगर हम कोई परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कोई रीडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, और वो रीडिंग हमारा मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। इस चुंबकीय क्षेत्र में हमको पता नहीं किसी कमरे में, एक कमरे में चुंबकीय क्षेत्र का एनवायरनमेंट है, और यहाँ अगर हम कोई परफॉर्म कर रहे हैं टास्क, ये हमारा मान लो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, तो क्या इसकी वजह से इसके पॉइंटर पे कुछ एरर होने की संभावना नहीं है? बिल्कुल स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंटर को रिफ्लेक्ट करे किसी भी रीजन से, चाहे वो अट्रैक्ट करे चाहे वो रिपेल करे, मतलब कहीं ना कहीं से इस पॉइंटर को या इस इंस्ट्रूमेंट में जो भी आयरन के पीस लगे हो, निकल के पीस लगे हो, कोबाल्ट के पीस लगे हो, ठीक है, जो भी कंडक्टर पीस लगा हो सकता है उसको ये इफेक्ट करे, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसको इफेक्ट करेगा तो एरर हमारा सही तरीके से हमारा जो मेजरमेंट होगा वो सही तरीके से नहीं होगा और उससे एक एरर प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये चीजें कारण हो जाता है हमारे इन्वायरमेंटल एरर को समझने का। एनवायरनमेंट की वजह से जो भी हमारे एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो एरर होता है
जिसे हम बोलते हैं एनवायरमेंटल एरर के। एंड थर्ड वन इज द ऑब्जर्वेशनल। ऑब्जर्वेशन, अब हमको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। हम ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं। तो ड्यूरिंग रीडिंग, कैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन, अगर किसी प्रकार का एरर होता है वो ऑब्जर्वेशनल एरर के अंतर्गत काउंट होता है। और बेसिकली ये होता क्यों है, जैसे मान लो कोई अगर ऐसा एम्प्लॉई है कहीं भी, उसको नॉलेज नहीं है, अपने सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, और अगर उसको एमीटर वोल्टमीटर किसी काम करने को दे दिया गया, ठीक है, तो पता चला कि उसने मीटर को सही तरीके से हैंडल नहीं किया, किस टर्मिनल पे क्या ऐड करना है, किस प्रो पे क्या लगाना है उसको नहीं पता, ठीक है, उसको स्केल पे रीडिंग कैसे पढ़नी उसको नहीं आता है, ठीक है, उसको रीडिंग देखने नहीं आ रहा है, उसको ये जो पॉइंटर है, इस पॉइंटर को देखने के लिए हमको स्केल देखना चाहिए, वो साइड से देख रहा है या इस तरफ से देख रहा है। तो जो भी ऑब्जर्वेशन कर रहा है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस, उसकी वजह से जो एरर प्रोड्यूस होता है वो हमारा हो जाता है ऑब्जर्वेशनल एरर के अंतर्गत, ठीक है। मतलब कोई भी स्किल्ड वर्कर होगा, उसके द्वारा ऑब्जर्वेशनल एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, खत्म तो बिल्कुल नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। बट अगर कोई अनस्किल्ड वर्कर है, अनस्किल्ड मतलब कहने का अर्थ ये है जिसको नॉलेज नहीं है, जो टेक्निकली ज्यादा साउंड नहीं करता है, और उसके द्वारा कुछ एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा, उसके द्वारा कुछ कार्य किया जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है वो गलती करेगा, और उस गलती की वजह से ऑब्जर्वेशनल एरर, ठीक है, मेरा मेरे ख्याल समझ में आ रहा है। एक बार में, दो बार में, तीन बार देखना वीडियो समझ में आ जाएगा, ठीक है। लास्ट है हमारा रैंडम एरर, ठीक है। देखो रैंडमनेस को पता है ना, इसके बारे में कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए, है ना, रैंडम ऐसा एरर जिसके बारे में हमको अवेयरनेस नहीं है, जो उसके बारे में हम अनअवेयर, जैसे ग्रॉस ह्यूमन मिस्टेक की वजह से हो रहा है, सिस्टमैटिक एरर इन रीजंस की वजह से हो रहा है, बट कुछ ऐसे एरर आ रहे हैं जिसके बारे में हम पता नहीं कर पा रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट एरर हो रहा है। दैट मींस कि करंट की वैल्यू 5 एम्पीयर आनी चाहिए थी, बट हमको मिल रहा है 4.8 एम्पीयर, समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है, आखिर इसके बारे में पता ही नहीं, एरर आ रहा है। तो सभी तरह के एरर्स को जिसके बारे में हमको अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है, उसको हम कैटेगराइज कर देते हैं एज अ रैंडम एरर के, ठीक है। वो जैसा हमारा रैंडम है, तो रैंडमली आ सकता है, कभी भी आ सकता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है। तो इंपॉर्टेंट चीजें ये होगी। और जो मैंने पैरालैक्स बताया बेटा, ये पैरालैक्स जो है ऑब्जर्वेशनल एरर के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके अंतर्गत आता है पैरालैक्स। क्योंकि ये क्लासेस है ना, मेरा मतलब ये आपको समझ में आए, नोट्स आप बना लो, ये बना लो, प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन आपको समझ में आ जाए सब्जेक्ट की जो गहराई है, इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, मेरा मोटिव ये है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा मैं जंप कर जा रहा हूँ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्लियर। यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 हमारी एक साथ चल रही है। रीजन क्या है कि 1 में कुछ चीजें हैं जो आपको बाद में पढ़नी पड़ती, और 2 में चीजें आपको बाद में पढ़नी पड़ती, इसलिए हम दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब हमारा जो टर्म है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में टॉपिक आता है। तो एरर जब हम पढ़ते हैं तो एरर का मतलब पढ़ने का मेन उद्देश्य है क्या, कि जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं और जो हमको मान मिल रहा है, जो वैल्यू मिल रही है, ठीक है, जो वैल्यू मिल रही है वो एग्जैक्ट हो, टू द पॉइंट हो, ये हमारी कोशिश होती है। और जब हम कैलकुलेशन करते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कैलकुलेशन करते हैं, उसके लिए हमें पहले रीडिंग करना पड़ता है, आपने किया होगा, ठीक है। वोल्टेज का टेबल बनाते हो ना, वोल्टेज का मान, करंट का मान और पावर का मान निकालना है, तो आप कहते हो ना P = V × I, तो यहाँ कोई मान रखोगे,
यहाँ कोई मान रखोगे तो ये मान हमें मिलेगा, यहाँ कोई मान ये मान मिलेगा। ऐसे करके आप टेबल बनाते हो, है ना। तो मान लिया आपने ऐसे कहीं नहीं, 4 मान निकाले, ठीक, करंट वोल्टेज। तो ये रीडिंग जो है ना, ये वही रीडिंग है, 4 बार में रीडिंग की। तो हो सकता है, मैं एग्जांपल के तो सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जांपल कैसे हो सकता है, ठीक है। एग्जांपल समझना हो सकता है, वोल्टेज यहाँ आया 20 वोल्ट, अगली बार जब आपने किया ना तो ये आया 19 वोल्ट, और फिर किया तो 20 वोल्ट, और फिर किया तो 18 वोल्ट, ठीक है। ऐसा रीडिंग है, ठीक है। कोई भी रीडिंग में वोल्टेज का मान निकालना, ठीक है। अच्छा, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? 20 वोल्ट, 19 वोल्ट, 20 वोल्ट और 18 वोल्ट, इसका मतलब क्या है कि आप रीडिंग के लिए आपने ऑब्जर्वेशन किया, आपने रीडिंग लिखा, अब इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है। कैलकुलेट करके मान निकालोगे, और जो मान निकलेगा हम कहेंगे हाँ ठीक है, हमारा वो फाइनल मान होगा। अगर हम वोल्टेज का मान निकाल रहे हैं तो ये मान होगा, तो एरर हमारा कम से कम हो, एरर मिनिमम हो। इसका मतलब क्या है कि एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए हमारे इंस्ट्रूमेंट का, इंस्ट्रूमेंट हमारा एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे टर्म आता है एक्यूरेसी, और एक आता है प्रिसीजन, ठीक है। एक्यूरेसी एक जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट से भी पूछा जा सकता है। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो है, यह दोनों होता है एरर को, जब हम एरर को मिनिमाइज करते हैं, त्रुटियों को कम करते हैं, दिमाग में हमारे यही होता है कि हमको एरर को, एक्यूरेसी को लाना है, ठीक है। लेकिन एक वर्ड प्रिसीजन है, ठीक है। जब आप रीडिंग करते हो, जैसे रीडिंग आप यहाँ कर रहे हो, ठीक है, और एक आपने रीडिंग एक और रीडिंग करी, ठीक है। यही से बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे मान अलग अलग है, ठीक है। और मान लो कि हमारा जो मेजर्ड मान है वो है 20.5 वोल्ट, ठीक है। 20.5 वोल्ट हमारा वोल्टेज होना चाहिए। आपने 4 रीडिंग ली, एक रीडिंग ये आई, एक रीडिंग ये आई, ठीक है। अगर बेटा बार बार रिकरेंस होता है, अगर किसी भी मेजरमेंट के दौरान, रीडिंग के दौरान बार बार रिपीटिशन होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्रिसीजन, ठीक है। जैसे यहाँ 20 वोल्ट है, फिर 19 फिर 20 फिर 18, तो 20 बेटा 2 बार आया, ठीक है। 20 वोल्ट 2 बार आया है, भले ही ये रीडिंग हमारी एक्यूरेट नहीं है, लेकिन इसे हम बोलेंगे प्रिसाइज रीडिंग। रीडिंग 2 प्रकार से होगी, एक्यूरेट रीडिंग होगी और प्रिसाइज रीडिंग होगी। अगर हमारा रिपीटिशन होता है बार बार, उसे हम बोलते हैं प्रिसीजन। जैसे 20 वोल्ट जो है वो प्रिसाइज वैल्यू है, 20 वोल्ट यहाँ पे क्या है, प्रिसाइज वैल्यू है। प्रिसीजन का मान क्या हो जाएगा, 20। लेकिन जब यहाँ देखते हैं तो हमें कोई मान कॉमन नहीं मिलता है, और हम कहते हैं कि हमको बताना है कि एक्यूरेसी लगाए। एक्यूरेसी जब फाइंड करनी होती है, तो जो मेजर, जो ट्रू वैल्यू हमारी है, जितना मान हमारा होना चाहिए, उससे कितने हम क्लोज जा रहे हैं, कितने हम करीब जा रहे हैं, ठीक है। 20.5 के करीब कौन सा मान है, 20.1 है कि 20.4 है कि 20.2 है कि 20.3 है। तो कोई भी कह सकता है कि सर 20.4 जो है यह इसके सबसे करीब है, सबसे क्लोज है, इसीलिए इसकी एक्यूरेसी क्या है, 20.4 इसकी एक्यूरेसी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, चलो एक एग्जाम्पल दोनों समझ लेते हैं।
एक्यूरेसी क्या है यहाँ पे, तो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू की सबसे नियर वाली होगा, सबसे वैल्यू के सबसे क्लोज होगा वो हमारा होगा 20.4। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक्यूरेसी हमारी क्या है 20.4। और बेसिक चीज है बट एग्जाम में पूछा जाता है, डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। और जिसका बार बार रिपीटिशन हो, भले ही वो क्लोज ना हो, ठीक है, इसका बार बार रिपीटिशन हो, बार बार पुनरावृत्त किया जा रहा है, जैसे 20.2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये दो बार आया, आपने रीडिंग की 4 और दो बार 20.2 आ गया, तो आप कहेंगे कि प्रिसीजन का मान क्या है 20.2 है और एक्यूरेसी का मान जो है 20.2 है। ये होता है बेसिक डिफरेंस एक्यूरेसी का, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा जो हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए भी है, वो है ठीक है, वो है मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। अब ये टाइप आता कहाँ से, मैं फिर से आपको दिमाग में लगाता हूँ कि शुरू से सोचना शुरू करो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, उसको मापन करना है, मापन करने के लिए हमको क्या चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए। इंस्ट्रूमेंट हमारे पास कई प्रकार के, उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था एक था एनालॉग और एक था डिजिटल। एनालॉग को फिर हमने एनालॉग को हमने फिर बाइफरकेट किया था, याद करिए वहां पे दो टाइप आया था, एक था प्राइमरी और एक था सेकेंडरी। प्राइमरी को छोड़ दिया, सेकेंडरी में आया। सेकेंडरी में हमने देखा कि हमारे पास तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं। सेकेंडरी में भी हमारे पास तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग एंड रिकॉर्डिंग। इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग एंड रिकॉर्डिंग। फिर मैंने कहा कि इंटीग्रेटिंग रिकॉर्डिंग को छोड़िए, इंडिकेटिंग को पकड़िए। इंडिकेटिंग को फिर बाइफरकेट किया, तो हमें फिर मिला इंडिकेटिंग में दो तरह के, चार तरह के इंस्ट्रूमेंट बेसिकली मिलेंगे। इंडिकेटिंग में मिलता है जो हमें, इंडिकेटिंग मतलब जो इंडिकेट करता है, जिसमें पॉइंटर लगे होते हैं, ठीक है, जिसमें पॉइंटर लगा रहता है। इंडिकेटिंग में हमको मिला कौन कौन सा, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा। मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, तो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, ठीक है। हॉट वायर एसी टाइप इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, और भी प्रकार के हमें इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत हम जो पढ़ रहे हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, प्राइमरी नहीं है, ठीक है, सेकेंडरी। और सेकेंडरी में कौन सा, इंडिकेटिंग। सेकेंडरी में कौन सा है, इंडिकेटिंग है। और इंडिकेटिंग में भी हमारे पास कई तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है। और उसमें एक है मूविंग एंड फॉर मूविंग, आई फॉर आयरन मूविंग, आयरन फॉर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और भी जो टाइप्स होंगे हम फर्दर जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमें पढ़ना है कि करके एक होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, इसको बोलते हैं मूविंग कॉइल PMMC,
इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट हम बाद में बताएंगे आपको जब शुरू करेंगे। अभी जानो कि जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है आपके दिमाग में चीजें बैठ जानी चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं तो किस ऑर्डर में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं तो क्या समझ रहे हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट सेकेंडरी इंडिकेटिंग और इसमें भी हमारे पास जो है वो मूविंग आयरन टाइप। ठीक है, मूविंग आयरन, अगर मैं इस शब्द को देखूं ध्यान से, एक वर्ड है मूविंग और एक वर्ड है आयरन। या पहली बात पर अगर बोले तो आपको मैं थोड़ा बहुत बेसिक से बताने का प्रयास करूंगा। मूविंग मतलब जो मूव कर रहा है, जो घूम रहा है, जो मूव करेगा। और आयरन, आयरन मतलब जो हमारा आयरन का पीस होगा, आयरन का टुकड़ा होगा, उसके आधार पे जो इंस्ट्रूमेंट बन रहा है वही होता है मूविंग आयरन। देखने में कैसा होगा? देखने में बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा आपने देखा है। ठीक है, ऐसे स्केल होगी। ठीक है, ऐसे स्केल होगी, इसको बिल्कुल बोलते हैं पॉइंटर, है ना? ये है पॉइंटर, ये है स्केल, ऐसे ही। बट इसके अंदर की जो मैकेनिज्म होगी ना, इसके अंदर की जो मैकेनिज्म होगी, ठीक है, उसके आधार पे हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग करते हैं। हमारे पास दो टाइप का होता है। एक होता है बेटा अट्रैक्शन टाइप, दूसरा होता है कंपल्सन टाइप। देखने में बिल्कुल हमारा इंस्ट्रूमेंट ऐसे ही होगा, इसमें कहीं कोई ऑब्जर्वेशन दिखने में, पर उसकी मैकेनिज्म, उसकी क्रियाविधि, उसकी बनावट के आधार पर हम उसको कैटेगराइज करते हैं, एप्लीकेशन के आधार पर कैटेगराइज करते हैं कि यह मूविंग आयरन है कि ये मूविंग आयरन। जैसे मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज अगर हम जो भी पढ़ते हैं, हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं पूरे यूनिवर्स में। जब भी हमने पढ़ाई की करनी है तो पढ़ेंगे, या तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हमारी एसी भी होगी या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हमारी डीसी भी होगी। या तो हमारा करंट क्या होगा? एसी होगा, या फिर करंट क्या होगा? डीसी होगा। वोल्टेज क्या होगा? या तो एसी होगा वोल्टेज, या तो फिर डीसी होगा। तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी बदल गई ना, कहीं एसी है कहीं डीसी है, इसी आधार पर इंस्ट्रूमेंट की टाइप या इंस्ट्रूमेंट हमारे बदल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको, अगर ये हमारा एमीटर है इसमें करंट का मापन करते हैं, अगर ये हमारा एमीटर है तो क्यों नहीं एक ही टाइप का मीटर लेते और हर जगह इस्तेमाल करते? एमीटर ले लिया और उसको हर जगह इस्तेमाल कर, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी भी बदलती है। कहीं करंट का मान बहुत कम मीजर करना पड़ता है और कहीं करंट का मान बहुत ज्यादा मीजर करना पड़ता है। ठीक है, आप पढ़ोगे आगे ट्रांसफार्मर में, ठीक है, कि करंट का मान कहीं बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी करंट का मान बहुत कम हो जाता है। तो टाइप जो हमारा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उसके टाइप के आधार पे अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट का वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। और इसी आधार पे जो हमारा ये इंस्ट्रूमेंट है उनमें से एक इंस्ट्रूमेंट है मूविंग आयरन। बात क्लियर है? कहानी समझ में आ रही है? इसको करना ठीक है। तो फिर मूविंग आयरन की जब हम बात करेंगे अब इस पे आते हैं। इसमें हमारे पास दो कैटेगरी है, दो टाइप होता है, एक होता है ट्रैक्शन टाइप और एक होता है रिपल्सन टाइप। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, क्रियाविधि की बात करें, तो इसमें बेसिक सा जो डिफरेंस होता है जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं ये अट्रैक्शन टाइप है और एक है हमारा रिपल्सन टाइप। होता क्या है?
मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बेसिक सा कॉन्सेप्ट होगा, इसको याद रखोगे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप पढ़ोगे उसकी वर्किंग को आप लिख लोगे, ठीक है, उसकी वर्किंग को आप लिख लोगे। मैं बताने जा रहा हूँ तो ध्यान से एक बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लिया एक आयरन का टुकड़ा है, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा सॉफ्ट आयरन पीस। एक आयरन का लोहे का टुकड़ा है और कुछ नहीं, और ये टुकड़ा जो है आयरन का ये फ्री टू मूव है, मतलब घूमने के लिए स्वतंत्र है। जैसे हमारा ये जैसे ये आयरन का टुकड़ा है और ये घूमने के लिए स्वतंत्र है, मतलब यहाँ से ये मूव हो सकता है। और यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया है किसी एक पॉइंटर, और ये है हमारा हर इंस्ट्रूमेंट में बेटा आपको मिलेगा इस तरह से, ये है हमारा पॉइंटर, ठीक है। अगर अच्छा और मैंने बताया था, एक चीज आपको बता रखी है कि जब भी कोई भी इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट काम करता है तो वहां पे तीन चीजें एसेंशियल होती है। एक होता है बेटा रिफ्लेक्शन टॉर्क, ये चीजें तो मिलनी ही मिलनी है। एक होता है कंट्रोलिंग टॉर्क, और तीसरा होता है डैम्पिंग टॉर्क। मुझे लिखा है ठीक है। अगर कोई भी इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है तो उस इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में तीन चीजें होंगी, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्टिंग, डिफ्लेक्शन टॉर्क मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क एंड डैम्पिंग टॉर्क। तीनों के बारे में मैंने बता चुका हूँ कि तीनों का क्या होता है। रफ आइडिया देता हूँ, जिसके द्वारा पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा, ये पॉइंटर घूमेगा, ठीक है, ये पॉइंटर मूव करेगा जिस टॉर्क के द्वारा, सपोज यहाँ का पहले तो ये टॉर्क में मूव कर रहा है, जो रिस्पॉन्सिबल टॉर्क होगा वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा। कंट्रोलिंग टॉर्क मतलब इसको यहाँ पे स्थिर रखने के लिए, यहाँ पे ऐसा तो है नहीं पीछे गिर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्थिर है, तो कंट्रोल करने के लिए जो हमारे पास मेथड्स होता है, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड, ठीक है, ग्रेविटी कंट्रोल मेथड, उसके द्वारा जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो होता है। और तीसरा होता है डैम्पिंग टॉर्क। होता क्या है बेटा, यहाँ पे तो ये रीडिंग है तो पॉइंटर है ये वाइब्रेट करता रहता है ऐसे, ठीक है, इसमें ऑसिलेशन होता रहता है, ये घूमता रहता है। तो आप एग्जैक्टली कह नहीं सकते हो कि रीडिंग हमारी क्या होगी। सपोज ये रीडिंग है, कभी घट जाए कभी ज़्यादा, ये मूवमेंट होता रहता है, ऑसिलेशन होता रहता है। इसी ऑसिलेशन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हम डैम्पिंग को प्रोवाइड करते हैं, उसे बोलते हैं डैम्पिंग। और ये जो पॉइंटर है ना, ये पॉइंटर बेसिकली नहीं घूमता था, ये घूमता क्या है, जैसे मान लो एक स्पाइंडल होता है, मैंने बताया था स्पाइंडल होता है, स्पाइंडल करके स्पिंडल के, ठीक है, जैसे वो स्पाइंडल ये, ठीक है, ये किसी एक्सिस पे एक स्पाइंडल है, ठीक है, ये एक एक्सिस ऊपर है, एक एक्सिस नीचे है, और ये फ्री टू मूव है, मतलब घूमने के लिए स्वतंत्र है अपने एक्सिस पे, ठीक है। तो स्पाइंडल है, इसको वैसे समझ लो, ये स्पाइंडल है, ठीक है, ये घूम सकता है, और इसी स्पाइंडल पे कनेक्टेड होता है हमारा क्या, पॉइंटर। समझ में आ रही है? तो पॉइंटर नहीं घूमता है एक्सिस पे, स्पाइंडल रोटेट करेगा। अब देखो स्पाइंडल रोटेट किया तो पॉइंटर अपनी रीडिंग देगा। अब यहाँ पे समझ लो, इस तरह से स्पाइंडल है, ठीक है,
कभी यहाँ पे दिख रहा है, स्पाइनल रोटेट करेगा, रीडिंग मिलेगी, वापस आ जाएगा। अब तीनों को मैं समझाता हूँ इसे। इस पे टॉर्क लगा, रिफ्लेक्टिव टॉर्क लगा तो ये रीडिंग देगा। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी टॉर्क की, वैसे वैसे ये ऊपर की तरफ रीडिंग देगा और यहाँ से ला करके मैक्सिमम रीडिंग देगा। ठीक है, अब इसको वापस लाना भी तो है यहाँ पे, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे लाके छोड़ देना है, फिर जिसको जीरो पे तो लाना है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ जीरो है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, बट यहाँ क्या है, यहाँ तो जीरो है, तो पॉइंटर को तो फिर से यहाँ पहुंचना है। ठीक है, तो क्या करेगा कंट्रोलिंग टॉर्क, क्या करेगा इसको फिर से वापस यहाँ पे लाके रखेगा कंट्रोल करने के लिए। स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग आता और स्प्रिंग ऐसे खींचा और वापस लाके फिर उसको निष्क्रिय ऐसे करेंगे। और डैम्पिंग टॉर्क मतलब कि यहाँ पे सपोज है डैम्पिंग टॉर्क, ये सब रीडिंग दिखा रहा है कि यहाँ पे ऐसे वाइब्रेशन होती है, ऐसे मूवमेंट होता रहता है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, क्लियर? इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग एक डैम्पिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमारे पास दो तरह की टेक्निक होती थी। एक होता था बेटा याद करो, एक होता था एयर चैम्बर डैम्पिंग और दूसरा था एडी करंट डैम्पिंग। मैंने सारी चीजों को आपको स्लाइड्स में समझा दिया है, बता दिया है, कुछ भी डाउट होगी तो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट का बेसिक्स इतना होता ही होता है। ये जो आयरन का पीस है ना बेटा, ये जो आयरन का पीस मैंने बनाया है, सपोज ये वाला यही चीज है, ये यही चीज है, इसका मतलब यहाँ पे भी एक स्पाइनल है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, स्पिंडल होगा, स्पाइनल होगा, और यहाँ पे जो ये पॉइंटर लगा होता है ना, इस पॉइंटर को रोटेट, पॉइंटर क्या करेगा, इस पे घूमता है स्पाइनल, स्पाइनल घूमेगा तो पॉइंटर घूमेगा, जैसे स्पाइनल ऐसे है। ठीक है, ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा, पॉइंटर पे फिक्स होता है। तो पॉइंटर के वेट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो तरह के कंट्रोलर्स होते हैं। एक होता है कुछ वेट लगाए जाते हैं, कंट्रोल वेट, और एक होता है बैलेंस वेट। ऐसा ना हो जाए कि पॉइंटर हमारा, वेट मतलब बेटा भार, जैसे भार लगाते हैं ना, लेकिन भार कोई भी चीज, तो पॉइंटर पे हम, ये स्पाइनल है, ये पॉइंटर है, ठीक है, यहाँ पे हम इसको कुछ बांध लेते हैं जो इसकी वेट को कंट्रोल करता है, और एक होता है जो इसकी वेट को बैलेंस करता है। इससे स्पाइनल हमारा, जो हमारा पॉइंटर है वो बहुत ज्यादा इससे अनबैलेंस ना हो जाए, डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। ठीक है, हम इस प्रकार से बनावट रखते हैं, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन होता है। अब समझना आपको, अगर ये हमारा फ्री टू मूव है, ये हमारा जो कॉइल है, ये हमारा सॉरी जो आयरन का पीस है, इसी पे स्पाइनल बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, और यह अपने एक्सिस पे घूम सकता है, मतलब रोटेट कर सकता है, ये रोटेट कर सकता है। ठीक है, जैसे ये घूम रहा है। अब ये मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा एग्जांपल बन गया। देखो ये आयरन पीस है, ये स्पाइनल है, और ये है स्पाइनल इस पे अटैच है, ये घूमेगा, स्पाइनल घूमेगा, और हमारा पॉइंटर भी मूव करेगा। तो समझ लो कुल मिलाकर के हमारे आयरन को मूव कराना है। ठीक है, आयरन मूव कैसे कर रहा है, सोचो दिमाग से। आयरन को हम फोर्स लगा नहीं सकते एक्सटर्नल जा करके। एक चीज हो सकता है कि अगर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाए, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न की जाए, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस में कोई भी आयरन का मेटल, आयरन का पार्टिकल या आयरन का कोई पीस आएगा तो क्या करेगा, उसको वो आकर्षित करेगा। आकर्षण मतलब क्या हुआ, उसको अट्रैक्ट करेगा।
और जैसे ही अट्रैक्ट करेगा ये हमारा आयरन का पीस पूरा मूव करेगा। जैसे ये आयरन का पीस ये मूव करेगा, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा, इस पे फोर्स लगेगा और इससे हमारा करेंगे क्या, स्पाइंडल, और स्पाइंडल से जुड़ा हुआ है हमारा पॉइंटर, तो ये हमारा पॉइंटर भी रोटेट करेगा। समझ में आ रही बात? ये इस प्रकार से रोटेट करेगा। अब आयरन का पीस मूव करेगा, स्पाइंडल रोटेट करेगा, तो पॉइंटर भी हमारा रीडिंग शो करेगा। क्लियर? तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको ये बता देता हूं, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन के द्वारा इसको अट्रैक्ट करा करके इसमें मोशन प्रोड्यूस करते हैं, तो वह टाइप हो जाता है हमारा अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो पहला टाइप अगर इस तरह से होता है तो वो होता है हमारा अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। और अगर हम किसी प्रकार से ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि ये रिपल्सन के द्वारा, मतलब कि प्रतिकर्षण के द्वारा इसमें मूवमेंट उत्पन्न होता है, इसमें मोशन उत्पन्न होता है, तो उसे हम बोलते हैं रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके हिसाब इसको एकदम अच्छे से पढ़ लेना है, तो बताऊंगा अभी, ठीक है, समझना ध्यान से। रिपल्सन टाइप वही होगा जब हम किसी भी आयरन पीस को मैग्नेटाइज करते हैं और मैग्नेटाइज करने के बाद अगर उसमें कोई प्रतिकर्षण बल लगता है, कोई रिपल्सिव फोर्स लगती है और उसके द्वारा ये मोशन होता है, तो इसे हम कहते हैं क्या, रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो यही से दोनों बनेगा। मैं आपको कंस्ट्रक्शन वर्किंग सब बताऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, अगले लेक्चर में मैं आपको अट्रैक्शन टाइप और रिपल्सन टाइप, ठीक है, इसका प्रॉपर वर्किंग डायग्राम और जो भी इसके अंदर चीजें होंगी मैकेनिज्म सब बताऊंगा। आपका काम क्या है, जितना मैंने बताया है उसको रिवाइज करना, उसको कॉपी पे नोट डाउन करना। वीडियोज आपके पास आ रही हैं तो आप वीडियोज को 1 बार 2 बार 4 बार 12 मिनट देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, फिर चलो, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।